गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सॉरी फॉर डैट बिकॉज ये वीडियो आपको कल ही मिल जाना था, बट कुछ इशू हो गया और कुछ प्रॉब्लम फेस करने के बाद वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, फिर भी आज जो आपको वीडियो मिल जाएगा वो हमारा पूरा हाइड्रोसिफिलस पे है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 डाल दिया और ये आपका पार्ट 2 है हाइड्रोसिफिलस का। तो बेसिकली मैंने आपको उसमें जब मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था तो एक एग्जांपल दिया था कि जब आपको एक घर रेडी करना होता है तो सबसे पहले उसकी बेस कंप्लीट करनी पड़ती है, उसका नींव खड़ा करना पड़ता है। सेम वैसे ही मैंने भी हाइड्रोसिफिलस को पढ़ाने के लिए आपका जो उसमें बेसिक था, जो उसमें नींव वाली पॉइंट थी, वही सबसे पहले क्लियर कर दिया, सो डैट जब हम डिजीज कंडीशन की बात करें, उसके डेफिनेशन की, कॉजेज की, सिम्टम्स की और मैनेजमेंट की, तो वो सारा को रिलेट हो सके। जो भी आज मेरे वीडियो पे न्यू है, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं और ये पार्ट 1 नहीं देख के पार्ट 2 देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देख लोगे तो पार्ट 2 देखने में बहुत मज़ा आएगा और सारा आपको क्लियर होता जाएगा। साथ के साथ सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइनली डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोसिफिलस, कॉजेज और सिम्टम्स। उसमें तो हमने ब्रेन के पार्ट्स किए थे और कहाँ पे सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा था, कहाँ पे सीएसएफ बन रहा था, उसका फ्लो कैसे था, कहाँ से कैसे जा रहा था, वो सारी चीज़ें हमने देखा था। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक टैंक है, ठीक है, वो पानी से भरा हुआ है। उसको टैप तक पानी लाने के लिए एक बीच में पाइप होती है, फिर वो पाइप टैप से जुड़ कनेक्ट होती है और फिर आपका पानी का फ्लो ऐसा होता है। अगर सपोज डैट हमने बोला कि पाइप में कुछ फंस गया जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा। अगर फ्लो ठीक है, फ्लो में कुछ नहीं हुआ, आगे क्या पता पाइप में प्रॉब्लम ना हो, टैंक में ही प्रॉब्लम हो और वहां से पानी तो टैंक में आ रहा है, बट टैंक से जो पानी पाइप तक आना था वहां पे जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से ना फ्लो पाइप तक आ रहा है और ना ही टैप तक जा रहा है। ठीक है, तो सेम आपका हाइड्रोसिफिलस में ही ऐसा होता है। जो सीएसएफ प्रोड्यूस होता है वो सीएसएफ प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रोडक्शन बहुत रेयर कंडीशन है कि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज दो प्रॉब्लम ज़्यादातर देखे जाते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड आपका ऑब्स्ट्रक्शन। दो प्रॉब्लम ही ये हाइड्रोसिफिलस कॉज करते हैं। और कैसे कैसे करते हैं, अगर मान लो कि जो मैंने टैंक का एग्जांपल दिया वो पानी का फ्लो जा नहीं रहा और वहाँ पे टैंक में पानी फुल होता जा रहा है, तो फुल होने की वजह से क्या होगा कि वो ऊपर की साइड प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से ढक्कन ऊपर की साइड खुल जाएगा। वैसे ही हाइड्रोसिफिलस में जब सीएसएफ प्रोडक्शन, सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो सीएसएफ का अमाउंट वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेड इनलार्ज हो जाता है और उस पर प्रेशर आते हैं, जिसकी वजह से जो वेन्स वगैरह विजिबल होती है वो सारी चीज़ें दिखने लगती है। तो ये चीज़ देखी जाती है हमारे हाइड्रोसिफिलस में। तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे। इसमें आप सिंपल सा लिख सकते हो कि हाइड्रोसिफिलस इज द एबनॉर्मल अक्युमुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन इंट्राक्रेनियल कैविटी। इंट्राक्रेनियल कैविटी में जब अबनॉर्मल एक्युमुलेशन होने लगता है सीएसएफ का, तो उसे हाइड्रोसिफिलस कहते हैं। तो हाइड्रोसिफिलस इज द एबनॉर्मल अक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, सीएसएफ फ्लूइड इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस। ये अगर हो सकता है ड्यू टू एनी एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम और ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन। या तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो इंट्राक्रेनियल कैविटी है उस कैविटी में सीएसएफ फ्लूइड इंक्रीज हो जा रहा है, एबनॉर्मल अक्युमुलेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से करेक्टराइज्ड क्या होगा, हेड एनलार्ज्ड दिखाई देगा। तो उसको हम हाइड्रोसिफिलस बोलते हैं। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके। कॉजेज के बाद मैं आपको टाइप्स बताऊंगी। कॉजेज अगर देखेंगे तो दो है, एक तो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम और एक आपका है एक्वायर्ड। मतलब ये बाय बर्थ भी हो सकता है और आपका एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो बाय बर्थ क्या होगा, अगर हाइड्रोसिफिलस को एक बार आप तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस नाम से ही पता लग रहा है, सिफिलस का मतलब होता है ब्रेन और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, मीन्स 99%
CSF में वाटर प्रेजेंट होते हैं, बाकी 1% बाकी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स और भी अदर चीज़ें वहाँ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से इसको हाइड्रोसेफलस नाम पड़ा। ज़्यादा पानी का अमाउंट बढ़ गया, CSF का अमाउंट बढ़ गया ब्रेन में, तो उसको हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। तो ये आपका 2 टाइप का हो सकता है, कोजेनाइटल भी एंड कॉजेज एक्वायर्ड भी। कोजेनाइटल कौन, अगर बाय बर्थ ये चीज़ पाई जाती है तो उसको हम कोजेनाइटल बोलते हैं। अगर एक्वायर्ड है, बाहर से मतलब कि पैदा होने के बाद किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया, तो वो आपका एक्वायर्ड है, राइट। आपने पार्ट 1 देखा होगा, तो उस पैथोफिजियोलॉजी में मैंने एक नाम बताया है सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि आपके थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जो कनेक्शन, जो पार्ट एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा था, वो है हमारा सेरिब्रल एक्विडक्ट। ओके, तो सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है, अगर उसमें बाय बर्थ ही स्टेनोसिस हो, स्टेनोसिस ऑफ एक्विडक्ट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लो आ रहा है, स्टेनोसिस है, मतलब जो रास्ता है वो नैरोड है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो CSF है वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो वहाँ पे फंस रहा है। उसकी वजह से मतलब पाइप में किसी भी टाइप का तो जो स्टेनोसिस ऑफ एक्विडक्ट किसको कनेक्ट कर रहा था, आपके थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को। तो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल जिस पार्ट से कनेक्ट हो रहा था उसको सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। सेरिब्रल एक्विडक्ट में बाय बर्थ ही अगर स्टेनोसिस प्रेजेंट हो, ये मोस्ट कॉमन कॉज है, मैं आपको अगर बता दूं, मोस्ट कॉमन कॉज है, क्योंकि स्टेनोसिस मेनली पाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब आपके मैंने जो टैंक का एग्जांपल दिया था उसको सोचो आप, जो पाइप जा रही है, अगर वो पाइप ही नैरो हो जाए तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है। तो जो आपका ऑब्स्ट्रक्टेड और नॉन कम्युनिकेबल पार्ट टाइप होगा, मैं आपको 2 टाइप बताऊंगी, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड नॉन कम्युनिकेबल पार्ट होगा, वो इसकी वजह से होता है। मोस्ट कॉमन रीजन है। तो पहला हमारा कोजेनाइटल में क्या है, स्टेनोसिस ऑफ एक्विडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कोजेनाइटल में स्टेनोसिस ऑफ एक्विडक्ट। एंड सेकेंड वन देखिए, सेकेंड डैंडी वॉकर सिंड्रोम। ये डैंडी वॉकर सिंड्रोम क्या होता है, तो एक नाम है फोरामेन ऑफ लस्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, जो आपके फोर्थ वेंट्रिकल में 2 ओपनिंग थी। ओके, फोर्थ वेंट्रिकल में 2 ओपनिंग प्रेजेंट थी, 2 आपके लैटरल साइड में एंड 1 आपका मिडिल साइड में। तो उसमें क्या हो रहा था, अगर मैं उसका बात करूं, तो फोरामेन जो लस्का था, फोरामेन ऑफ लस्का, तो वो आपका सबआर्कनोइड स्पेस में जाके खुल जाता है, जहाँ पे आपके CSF क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो डैंडी वॉकर सिंड्रोम में मेनली इन दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाता है, यानी फोर्थ वेंट्रिकल से जो रास्ता खुल के आगे जा रहा था वहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फोरामेन ऑफ लस्का एंड मेजेंडी। तो ये सेकेंड वन आपका ये है। एंड थर्ड देखे तो थर्ड का नाम है आर्नोल्ड कैरी मालफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स, ब्रेन स्टेम का कोई भी पार्ट, उन सभी पार्ट में से किसी में भी हर्निएशन प्रेजेंट हो, तो हर्निएशन की वजह से क्या होगा, आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा CSF में, तो उसकी वजह से अकुमुलेट होने लगेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, अकुमुलेट कहने का क्या मतलब है, अगर पाइप नैरो हो रहा है तो पानी ऊपर से तो टैंक पानी भेज ही रहा है, पाइप में नहीं जा रहा है, तो पाइप में नहीं जा रहा तो टैंक में पानी फुल होता जाएगा। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्शन उसकी वजह से। तो ये सारे जो है कोजेनाइटल हैं, जो आपके बाय बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं। स्टेनोसिस ऑफ एक्विडक्ट जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करते हैं, डैंडी वॉकर सिंड्रोम जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाता है, फोरामेन ऑफ लस्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ये आपके खुलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल से, एक लैटरल साइड फोरामेन ऑफ लस्का, मिडल साइड जो खुलता है वो आपका फोरामेन ऑफ मेजेंडी है। थर्ड वन इज आर्नोल्ड कैरी मालफॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है, हर्निएशन हो रहा है ब्रेन के किसी भी पार्ट का, सेरिबेरम, सेरिबेलम या फिर आपका मेडुला, पोन्स, कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वायर्ड, ये आपके कोजेनाइटल थे। एक्वायर्ड कॉजेज में कौन कौन से हैं,
मोस्ट कॉमन अगर एक्वायर्ड में देखा जाता है तो वो आपका मेनिंजाइटिस है, जो कि एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? मेनिंजाइटिस में क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजस लेयर। तो मेनिंजस लेयर में ही हमारा सब आर्कनोइड स्पेस प्रेजेंट होता है, आर्कनोइड होता है, तो उसमें कुछ विलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? विलाई प्रेजेंट होते हैं, आर्कनोइड विलाई, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आर्कनोइड विलाई ही हमारा इन्फ्लेम्ड हो गया तो ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था वह आगे पीछे की तरफ क्या होने लगेंगे? अक्युमुलेट होने लगेंगे। तो मेनिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन की वजह से आर्कनोइड विलाई, जो कि आर्कनोइड सब आर्कनोइड स्पेसिस में प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वही इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाता? एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और आगे पीछे की साइड अक्युमुलेशन होने लगता है। ओके, तो ये आपका मोस्ट कॉमन है। इसमें मोस्ट कॉमन हमारा ये था, और एक्वायर्ड में एब्जॉर्प्शन में देखा जाए तो मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन है। उसके बाद अगर हम देखें तो किसी प्रकार का ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन का क्रेनियल ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, और ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। अगर इन और देखें तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, अब ये कैसे? जो आपके जो सीएसए बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है? आपका ब्लड वेसल्स ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो उसमें मैंने कोरोइड प्लेक्सस का जो डायग्राम है वो दिखाया, वो उसमें कैपिलरी से ही सीएसए बनता है। ठीक है, तो जब आपके ब्लड वेसल्स में वहाँ पे हेमरेज है या ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है, कनेक्टिव टिश्यू का कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी हमारा सीएसए प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है एंड ऑब्स्ट्रक्शन अफेक्ट होता है। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो कि डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन। ओके, तो ये हमारे कुछ कॉजेज हैं जो कि क्या कॉज कर रहे हैं? तो ये कुछ कॉजेज थे हमारे हाइड्रोसिफिलिस के। आपको मैंने कोजेनाइटल भी बता दिया एंड एक्वायर्ड भी बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप का। अब जब मैंने आपको कॉजेज बता दिया तो आपको टाइप भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ये बताओ कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और नॉन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन की मतलब कि बातें चल रही है, ठीक है, कंटिन्यू बातें हो रही हैं, और नॉन कम्युनिकेशन का मतलब कि बातें नहीं हो रही। सिंपल सा, मैंने कोई हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि आपको कंफ्यूज होना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो टाइप्स है उसका मतलब बताना है, उसके जो नाम पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, उसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। एक तो यार ये कैमरे की सेटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी इसके लिए। सो जो टाइप है, एक तो आपका है एक कम्युनिकेटिंग है एंड सेकंड नॉन कम्युनिकेटिंग है। कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग। अब आपको जब मैं इसका मतलब बता दूंगी तभी समझ में आ जाएगा कि सेकंड नेम जो है वो क्या हो सकता है। कम्युनिकेटिंग का मतलब कि फ्लो कंटिन्यू चल रहा है, किसी प्रकार का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव। तो इसमें क्या आ जाएगा कम्युनिकेटिंग में? ऑब्स्ट्रक्टेड या नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड? किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कौन सा आएगा? नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड। तो सेकंड नेम इसका क्या है? नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड। यानी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें प्रॉब्लम आएगा आपका एब्जॉर्प्शन में। सेकंड है आपका नॉन कम्युनिकेटिंग।
ओके, नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब कि फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, और फ्लो किस रीजन से रुक रहा है वही तो हमने जानना है। तो नॉन कम्युनिकेटिंग में आपका कौन सा आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड। तो मैंने आपको दोनों में, कोजेनाइटल में भी और एक्वायर्ड में भी एक एक एग्जाम्पल दिया था। तो उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप सोचो, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है यानी प्रॉब्लम एब्जॉर्प्शन में है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मेनिंजाइटिस, जो इसका पैथोफिजियोलॉजी है, आप नॉर्मल आराम से लिख सकते हो अगर आपने पार्ट 1 भी देखा और अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो देखा है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो स्टेनोसिस ऑफ एक्वीडक्ट, स्टेनोसिस ऑफ एक्वीडक्ट। तो स्टेनोसिस ऑफ एक्वीडक्ट की वजह से क्या होगा, आपका ये स्टेनोसिस ऑफ एक्वीडक्ट कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन दी थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल में प्रॉपर क्या है आपका, CSF फ्लो नहीं होगा, एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स में नहीं होगा, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल्स में नहीं होगा। तो फोर्थ वेंट्रिकल्स के बाद आगे सब आर्कनोइड स्पेस में नहीं जाएगा, ठीक है, सब आर्कनोइड स्पेस में नहीं होगा, और पीछे की साइड से सब आर्कनोइड स्पेस में नहीं जाएगा, और पीछे की साइड से जो यानी कहाँ से आपका थर्ड वेंट्रिकल में अकुमुलेट होगा, उसके ऊपर लेटरल वेंट्रिकल में अकुमुलेट होगा, और ऐसे ही अकुमुलेट होते होते वो हेड का साइज जो है इनलार्ज कर देते हैं, क्योंकि प्रेशर हेड पे ज़्यादा पड़ने लगता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड में क्या हो रहा है, यहाँ तो कहीं प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, एब्जॉर्प्शन में। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा था आपके, अगर आप देखोगे एब्जॉर्प्शन तो बिल्कुल आपका वेंट्रिकल्स के बाहर, जब आप चले जाते हो फोरामेन ऑफ लस्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, तो वो चली जाती हैं CSF सब आर्कनोइड स्पेस, और सब आर्कनोइड स्पेस में प्रेजेंट होते हैं आर्कनोइड विलाई। सब आर्कनोइड स्पेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, आर्कनोइड विलाई, जो कि क्या पड़े हुए हैं, इन्फ्लेम्ड, आर्कनोइड विलाई इन्फ्लेम्ड पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये जो फ्लूइड है वो पीछे की साइड फिर से एक्युमुलेट होने लगेगा और आगे अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो दोनों में यही हो रहा है क्या, आपका CSF का एक्युमुलेशन